तो आइए फिर से देखते हैं आगे का। अभी तक में जिसने पिछला 2 वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो देख लिया है, तो अब उसके लिए तीसरा वीडियो फिर है। उसमें 100 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन दोनों वीडियो में ख़त्म हो चुका है। तो इस पर जो पहली बार देखने के लिए आए हैं, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो कि जो भी वीडियो हम रेलवे सीरीज का डालेंगे लगातार, जीएस का, जीके और जीएस का रिलेटेड क्वेश्चन हम डालेंगे। लगभग 3000 क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि अभी तक में हम 200 क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं, और जो भी देखना चाहते हैं, देखने आए हैं, तो कृपया पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको हर क्वेश्चन का डिटेल मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो आपको सबसे पता ही होगा कि सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होगा। तो हवाई जहाज के द्वारा ही सबसे अधिक ध्वनि का प्रदूषण होगा, ठीक है। हवाई जहाज जब उड़ान भरती है तो उसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि का प्रदूषण होता है, ठीक। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वह कौन सी प्रक्रिया है जो कि प्रकाश में घटित नहीं भी होती है और ध्वनि में भी? ध्रुवन, ध्रुवन की प्रक्रिया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए क्या होना चाहिए? 17 मीटर की दूरी पर कोई भी चीज। प्रतिध्वनि कहते हैं किसको है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि कहते हैं जब कोई भी वस्तु जब ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, जब ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो हमको जो वो सुनाई दे, टकराने के बाद जो सुनी गई ध्वनि होती है, उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? जब ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। मान लीजिए कोई आगे में एक पहाड़ है या फिर कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है, तो इससे हमको यदि इससे ध्वनि टकरा करके, पहले आई ध्वनि, टकराई, फिर वापस रिटर्न जब होगी, ये सुनने के लिए हमको कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? जब यदि कोई ठोस वस्तु रहेगी, ठीक है, यदि कोई ठोस वस्तु से ध्वनि टकराती है, तो क्या होती है? उसके प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। जब किससे टकराती है? ठोस वस्तु से टकराती है। ठोस वस्तु से टकराकर क्या करती है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ के दीवार में क्या है, या फिर कोई अच्छे आप सिनेमा हॉल जाइएगा तो वहाँ पर भी इस टाइप का आप देखेंगे दीवार में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये ऑडिटोरियम, ये सुंदर बनाने का काम ये नहीं होगा, इसमें निर्माण लागत को कम करना ये भी नहीं होगा आंसर। आग की सुरक्षा करने के लिए भी ये नहीं लगाते हैं, ठीक है। ध्वनि अवशोषक के रूप में लगाते हैं ताकि प्रतिध्वनि को नहीं हो सके ज्यादा, ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पे खड़ा होना चाहिए? परावर्तक तल से कितनी दूर पे खड़े होना चाहिए? सी नंबर है 56 फीट,
ठीक है, प्रतिध्वनि 17 मीटर या फिर 56 फीट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पे काम करता है? ध्वनि के किस सिद्धांत पे स्टेथोस्कोप? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं? आला हम जिसको बोलते हैं, डॉक्टर जिसका यूज क्या कहते हैं, धड़कन सब सुनने के लिए करते हैं। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पे कार्य करती है। रडार जो है वो रेडियो तरंग के परावर्तन पे कार्य करता है। ठीक है, रडार क्या करता है? रडार का मेन जो काम होता है वो इस टाइप का होता है आपको। ठीक है, यहाँ रडार कहीं फिक्स है, ये क्या करती है? तरंग छोड़ती है। ठीक है, ये तरंग छोड़ती है, तो तरंग मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ऑब्स्टिकल है जो कि ऊपर में उड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो रडार की तरंगे जाएगी, ठीक है, तो जो ऑब्स्टिकल यहाँ उड़ रहा है उससे टकरा कर फिर ये रिटर्न आ जाती है। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल उड़ रहा है उससे टकरा कर वो वापस रिटर्न आ जाता है, और जहाँ नहीं टकराया वो तो वापस सीधे निकल जाता है। तो जो टकरा के जो वापस आता है, ये जो तरंग टकरा के वापस आ रही है, तो जितना दूर में ये तरंग टकरा के वापस आती है उस टाइप का वो फिगर ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, कि इतना दूर का तरंग टकरा के वापस आया है, तो उस शेप का वहाँ पे डिजाइन बन जाता है। तो वही दिखलाता है कौन सा? परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसका इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? हम डेसिबल का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाले के लिए ये घटती है। यह किसका उदाहरण है? ये डॉपलर का प्रभाव को बतलाता है। किसका प्रभाव है? डॉपलर के प्रभाव को बतलाता है कि ध्वनि के स्रोत से हम जितने दूर होते जाएंगे उसका जो है ध्वनि भी कम होता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन होगा, परावर्तित होकर के ही हमारे पास आती है, तो उसी से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकेंड का होता है। 1/10 सेकेंड से अधिक लग जाता है। अब अगला समय और देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण? परावर्तन के कारण करती है। ये तो रिलेटेड लगातार 3 क्वेश्चन आ गया। अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का अधिकांशतः प्रयोग नवचालक के द्वारा किया जाता है। सोनार का अधिकतर प्रयोग नवचालक के द्वारा किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन का कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है, किसके कारण यह संभव है? तो अनुनाद के कारण यह संभव हो पाता है। किसके कारण? अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भर जाती है, जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अनुनाद। ठीक है, अलग अलग जैसे जैसे सुराही ऊपर जाते भरते जाएगी उसके वैसे वैसे क्या होती है? उसकी ध्वनि चेंज होते जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको किस प्रभाव के अंदर रखा गया? डॉपलर प्रभाव को। ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को रखा जाता है डॉपलर प्रभाव के अंदर। ध्वनि की आवृत्ति के उतार चढ़ाव, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, आगे, रेडियो की समन्वय स्टेशन का उदाहरण क्या होता है? रेडियो के समन्वय स्टेशन जहाँ पे उसको मिक्सिंग किया जाता है उसका अनुनाद को हम करते हैं। ठीक है, 19 नंबर है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन जो होता है उसमें ऊर्जा किस रूप से निकलती है? ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी अच्छा, नाभिकीय विखंडन का एक और कोई देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है और नाभिकीय संलयन कहाँ होता है। ठीक है, क्या है? नाभिकीय विखंडन ये आपको होता है परमाणु भट्ठी में या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। और नाभिकीय संलयन कहाँ पे होता है? तो नाभिकीय संलयन जो होता है ये सूर्य के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में क्या होती है, कोई ओवरलैप करने के कारण वहां पे शून्य हो जाती है ध्वनि की आवृत्ति। जब किसी स्थान दो लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को ध्वनि नहीं सुनाई देती है व्यतिकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। निम्नलिखित में किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? सबसे अधिक लकड़ी में। ठोस के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। यदि लकड़ी दे दे, लकड़ी के साथ साथ ये भी दे दे कि लोहा दे दे। ठीक है, तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो होगा ज्यादा क्या कहते हैं घनत्व तो इसका होगा। तो यहाँ पे आंसर फिर क्या हो जाता है, लोहा के अंदर ध्वनि की चाल अधिक होगी। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी के अंदर पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का 3 प्रकार होता है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराध्वनिक विमान किसके नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं? तो पराध्वनिक विमान जो होता है वो क्या तरंग, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती है। ठीक है, इसी के लिए क्या जो भी क्या कहते हैं, ये अधिकतर फाइटर जेट, पराश्रव्य तरंग ज्यादातर फाइटर जेट ये ज्यादा उत्पन्न करती है और बाकी की विमानें भी करती है। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई भी एयरपोर्ट के पास जो है कोई भी बिल्डिंग को बनाने नहीं बोला जाता है। क्या कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड वाली जो भी बिल्डिंग होती है, ठीक है, ऊंची इमारतें, इसको नहीं बनाने के लिए बोला जाता है। कहाँ पे? एयरपोर्ट के पास। ठीक है, तो ये पराश्रव्य तरंगें क्या होती है, बिल्डिंग या फिर इमारतें को भी नुकसान पहुंचाती है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। ठीक है, अब आगे क्या, निम्न जंतुओं वस्तु का पता लगाने, निम्न वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार, मतलब छोटी से छोटी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। इको साउंड का प्रयोग कहाँ पे होता है? समुद्र की गहराई मापने में। इको साउंड जो होता है, इको साउंडिंग का उपयोग समुद्र की गहराई को मापने में करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? शून्य में संचरण कौन तरंगे नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो होती है वो शून्य में शून्य मतलब हो गया निर्वात। ठीक है, शून्य मतलब क्या हो गया? निर्वात में। तो ध्वनि की तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर का था, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री के तापमान है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होगी? तो लोहा में। ठोस में ऐसे भी ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा उसमें जो होगा ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस ताप पर तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? रात्रि उपकरण में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है रात्रि उपकरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है, अभी तुरंत बताए थे, शून्य में या फिर निर्वात में। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में यदि परिवर्तन हो जाता है तो कौन सा गुण चेंज हो जाता है? तो आवृत्ति चेंज हो सकती है। क्या चेंज होगा? आवृत्ति। तापमान में परिवर्तन होने से ध्वनि की आवृत्ति चेंज हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य होता है? तो कहता है 0 डिग्री पे इसकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ये सही है। निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती है। ध्वनि को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, ये तो उपरोक्त सही नहीं होगा। ध्वनि अपन क्या साउंड का पोलराइजेशन नहीं होता है, लाइट का पोलराइजेशन होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में क्या अंतर है? अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो किस प्रकार से चलती है और अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार से चलती है, देखिए, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो इस प्रकार से चलती है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होगी, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो कुछ इस प्रकार से वो निकलती है, देखिए। अनुप्रस्थ तरंगे कुछ इस प्रकार की होती है और अनुदैर्ध्य तरंगे कुछ इस प्रकार की होती है। तो ध्वनि की तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिघटना या निर्णय लेने के लिए सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये ध्रुवीकरण, ठीक है। प्रकाश में ये हो पाता है, इसके कारण जो है वो अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के विद्युतीय प्रभाव होती है, ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने किया था, आइंस्टाइन ने। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना, ये विवर्तन कहलाता है। ये कब होता है? जब किसी चमकीले पदार्थ के ऊपर हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो किनारे से क्या होती है? ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। किनारे से यहाँ से मुड़ जाती है नहीं, तो इसको हम बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से डाला जाता है तो ये क्या होती है? किनारे से मुड़ जाती है, इसको बोलते हैं हम विवर्तन, ठीक। या फिर ब्लेड, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लेड के किनारे पर, किसी ब्लेड है, ब्लेड के किनारे पर यदि हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो क्या होती है? तो मुड़ जाती है, ठीक है। किनारे से वो मुड़ जाती है, तो वो कोई घटना क्या कहलाएगा? ये घटना भी क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। ठीक है। इसके किनारा, ब्लेड का किनारा जो होता है वो बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है? जैसे इस किनारे पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये नीचे की ओर मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं विवर्तन की घटना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्टि करता है? प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्टि कौन करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? व्यतिकरण का सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति को
पुष्टि करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? प्रकाश में भी घटित होती है और ध्वनि में घटित नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। तो ध्रुवन ध्वनि का नहीं हो पाता है। प्रकाश का ध्रुवन होता है, ध्वनि का ध्रुवन नहीं हो पाता है। वैसे बाकी अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है और परावर्तन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाश में भी होता है, ध्वनि में भी होता है। ये भी प्रकाश और ध्वनि, ये भी प्रकाश और ध्वनि दोनों होता है, लेकिन ध्रुवन जो है वो ध्वनि में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? ध्वनि में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? सिगरेट का जो धुआं निकलता है उसमें मुख्य प्रदूषक के रूप में क्या निकलता है? तो मुख्य प्रदूषक के रूप में डाइऑक्सिन और बेंजीन निकलता है। डाइऑक्सिन और बेंजीन निकलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन है? खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम किसका? नाइट्रोजन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड और सोडियम लवण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। ठीक है, इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, सबसे अधिक प्रयोग किसका किया जाता है, और यहाँ था प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 42 नंबर में। पराध्वनिक जेट प्रदूषण करता है पतला करके। किसकी परत को पतला करता है? तो ये ओजोन की परत को पतला करता है। तो यहाँ पे O3 होगा। ठीक है, O3 होगा। O3 की परत को पतला करके। O3 मतलब होता है ओजोन। ठीक है, क्या करता है? ये ओजोन की परत को पतला करता है, इसीलिए ये ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के प्रदूषण के साथ साथ ये क्या करता है? ओजोन की परत को भी पतला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करता है? भोपाल गैस त्रासदी में, ये बहुत बार हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। उपास्थि और अस्थि का निर्माण में, ये बायोलॉजी का